जीपैट डिस्कशन कॉर्नर में आपका स्वागत है। जीपैट डिस्कशन कॉर्नर जीपैट क्वालिफाई करना ही है। तो आज का हमारा डेली जीपैट सेट ऑफ एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 281 से क्वेश्चन नंबर 290 तक। अगर इसके पहले के क्वेश्चंस अगर आपको जानने होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जाकर आप उन्हें देख सकते हो। इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है 281। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि ये वीडियो आप पूरा देखिए। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस विद अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको जीपैट में क्वालिफाई होने में आसानी होगी। और ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पर लगातार आते रहेंगे डेली बेसिस पर, जब तक आपके पूरे जीपैट के एग्ज़ाम्स मतलब सभी के जीपैट के एग्ज़ाम हो नहीं जाते। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। द ड्रग एस्पिरिन कैन बी सेफली गिवन विद द फॉलोइंग ड्रग्स। ऑप्शंस आर फिनाइटोइन, फ्यूरोसेमाइड, वारफारिन एंड कोडीन। तो गाइस पे पूछा गया है कि एस्पिरिन हम लोग सेफली कौन से ड्रग के साथ दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर जानने से पहले हम लोग देखेंगे, नॉकआउट करेंगे एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन को, कि विथ फिनाइटोइन इट इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म, कॉम्पीट्स विद द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। बराबर, हम लोग अगर एस्पिरिन देंगे फिनाइटोइन के साथ तो वो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो इनहिबिट करेगा। वारफारिन के साथ अगर देंगे तो जीआई का ब्लीडिंग के चांसेस या फिर रिस्क बढ़ जाएंगे। फ्यूरोसेमाइड के साथ अगर हम लोग देंगे तो उसका डायूरेटिक का एक्शन जो है फ्यूरोसेमाइड का वो कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग का सही आंसर जो है वो है कोडीन, ऑप्शन डी कोडीन। कोडीन के साथ अगर हम लोग एस्पिरिन दे रहे हैं तो उसका एडिटिव एक्शन हम लोग को दिखाई देगा। विथ कोडीन ओपिएड एनाल्जेसिक गिव्स एडिटिव एक्शन, कोडीन प्लस एस्पिरिन। तो इसका हम लोग का सही आंसर रहेगा कोडीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एस्पिरिन कैन बी सेफली गिवन इन द फॉलोइंग कंडीशंस। ऑप्शंस आर रूमेटिक फीवर, प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन, पोस्ट स्ट्रोक, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट तो हम लोग देखेंगे, पर उसके पहले हम लोग को एक छोटा समझना होगा कि रूमेटिक फीवर इज इन्फ्लामेटरी डिसीज। इट डेवलप्स आफ्टर अ स्ट्रेप्टोकोकल का थ्रोट का इन्फेक्शन, इन्फ्लेम्स हार्ट, जॉइंट्स, स्किन एंड इवन ब्रेन। ये क्या है, तो ये रूमेटिक फीवर है। Pregnancy related hypertension is due to imbalance between thromboxane A2 and prostaglandin I2। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो हाइपरटेंशन होता है वो किस वजह से होता है, तो देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2। इन पोस्ट स्ट्रोक इट इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, इनहिबिट्स थ्रोम्बोक्सिन A2 का सिंथेसिस इन प्लेटलेट्स, जिसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है वो इनहिबिट हो जाता है। मतलब ये सारे के सारे हम लोग ने चारों के चारों मतलब रूमेटिक फीवर, प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन, पोस्ट स्ट्रोक और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये चारों में हम लोग एस्पिरिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बराबर, तो इसका सही आंसर होगा ऑल, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एस्पिरिन ये चारों में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है NSAIDs cannot be combined with the following drugs. Options are digoxin, valproate, cyclosporin and corticosteroids. Identify the correct group of statements. Guys, हम लोग को यहाँ पे पूछा NSAIDs cannot be combined with the drugs। बराबर, अगर हम लोग डिगॉक्सिन के साथ यूज़ करेंगे तो डिगॉक्सिन का जो एक्सक्रीशन है बॉडी से वो कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से डिगॉक्सिन ज़्यादा टाइम तक बॉडी में एक्यूमुलेट रहेगा। तो इसलिए हम लोग डिगॉक्सिन के साथ तो यूज़ नहीं कर सकते। किसको, NSAIDs को। अगर हम लोगों ने साइक्लोस्पोरिन के साथ दिया, किसको, NSAIDs को, तो साइक्लोस्पोरिन का जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम लोग ने वेल्प्रोएट के साथ उसको दे दिया NSAIDs को, तो वेल्प्रोएट कॉम्पीट करेगा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के लिए। अगर हम लोग ने वेल्प्रोएट और NSAIDs साथ में दिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ अगर हम लोग ने दिया NSAIDs को,
तो ऑलरेडी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एनसेड्स मिलके जीआई ब्लीडिंग की रिस्क जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। पूरा एक बार कंक्लूड करेंगे। वैल्प्रोइड के साथ अगर दिया तो वो कम्पीट करेगा प्रोटीन बाइंडिंग के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स से जीआई ब्लीडिंग का चांसेस बढ़ेंगे। डिगॉक्सिन के साथ अगर हम लोग उसको देंगे तो उसका डिगॉक्सिन का एक्सक्रीशन लो हो जाएगा, और साइक्लोस्पोरिन के देंगे तो उसका नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब हम लोग एनसेड जो है वो डिगॉक्सिन, वैल्प्रोइड, साइक्लोस्पोरिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ऑल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूट सैलिसाइलेट पॉइजनिंग कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विथ आइडेंटिफाई अ करेक्ट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ऑप्शंस आर सिस्टीन थेरेपी, EDTA थेरेपी, by supplying sodium bicarbonate and 5% dextrose intravenously IV से, एक्टिवेटेड चारकोल थेरेपी। यहाँ पे हम लोग को जानना है कि एक्यूट सैलिसिलेट पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट हम लोग किससे कर सकते हैं। RNS, PNQ, QNS एंड QNR। तो गाइस इसका सही आंसर जानने से पहले हम लोग समझ के लेंगे मतलब ऑप्शंस को भी। सिस्टीन थेरेपी, EDTA थेरेपी, बाय सप्लाइंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डेक्सट्रोज। तो गाइस जो R है, मतलब अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट और 5% डेक्सट्रोज IV दे रहे हैं और एक्टिवेटेड चारकोल दे रहे हैं, तो यही दो मतलब R और S, मतलब आइदर वे सोडियम बाइकार्बोनेट और 5% डेक्सट्रोज IV से दो या फिर एक्टिवेटेड चारकोल थेरेपी करो, तो ये हम लोग एक्यूट सैलिसिलेट पॉइजनिंग जो है वो इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल थेरेपी मतलब चारकोल देते हैं, चारकोल इज़ अ गुड एड्जॉर्बेंट, जो पॉइजन है उसको वो अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेता है। ADSORB, नॉट एब्जॉर्ब बट एड्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो इसका हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, R एंड S। मतलब हम लोग एक्यूट सैलिसिलेट पॉइजनिंग ये दोनों से इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एनसेड इज़ अ प्रो ड्रग। शायद आप लोगों को पता रहेगा कि प्रो ड्रग मतलब क्या होता है। प्रो ड्रग मतलब जब भी हम लोग उसको इनकॉर्पोरेट करते, जब भी एडमिनिस्टर करते, तभी वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और उसके बाद बॉडी में जाने के बाद उसमें कुछ सर्टन चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से फिर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फॉलोइंग एनसेड में से कौन सा ऐसा प्रो ड्रग है और वो क्यों है, ये भी हम लोग समझेंगे। ये वीडियो को पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में छोड़ना नहीं है आपको। ऑप्शंस आर कीटोरोलैक, इंडोमिथासिन, नाबुमिटोन एंड मेलॉक्सिकैम। तो गाइज हम लोग का सही आंसर है जो कि प्रो ड्रग है एनसेड का, वो है नाबुमिटोन। नाबुमिटोन इज नॉन एसिडिक ड्रग। व्हेन मेटाबोलाइज्ड इनसाइड द बॉडी इट प्रोड्यूसेस 6-methoxy 2-naphthyl एसिटिक एसिड। तो इसका हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाबुमिटोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ COX-2 इनहिबिटर ड्रग्स। COX-1, COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं, COX-1 एंड COX-2। वैसे हम लोग एडवांटेज ढूंढना है हम लोगों की COX-2 इनहिबिटर ड्रग्स का एडवांटेज क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि COX-1 इज़ गुड गाय एंड COX-2 इज़ बैड बॉय। मतलब COX-1 को हम लोग को इनहिबिट नहीं करना है और COX-2 को हम लोग को इनहिबिट करना है। ओके, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, स्किन रैश, लेस गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज एंड नन ऑफ द अबाव। COX-2 स्पेशली इनहिबिटर अगर हम लोग देंगे तो उससे हम लोग का फ़ायदा होगा कि लेस गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज, ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी क्यों है, सिंस COX-2 इनहिबिटर्स डू नॉट डिस्टर्ब थ्रोम्बोक्सिन 2 by platelets, thus do not inhibit platelet aggregation। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ NSAID एस्पिरिन। ऑप्शंस आर नॉट एन साइड इफेक्ट, नॉट एन साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं है एस्पिरिन का। वो है अस्थमा, उर्टिकैरिया, राइनिटिस
एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो गाइज हम लोग का आंसर पता चल गया है कि प्रिवेंशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन ये एक्चुअली एस्पिरिन का एक यूज़ है, ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये साइड इफ़ेक्ट एस्पिरिन का नहीं है। ऑप्शन डी, प्रिवेंशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। एस्पिरिन इज़ बीन यूज एज अ ब्लड थिनिंग एजेंट। जब भी कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिसीजेस होते हैं या फिर सर्जरीज होती है, तभी ब्लड थिन करने के लिए, ताकि जो हार्ट पर फोर्स आए, प्रेशर है, वो कम हो जाए, ये करने के लिए हम लोग एस्पिरिन देते हैं, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ड्रग डाइक्लोफेनेक कैन बी सक्सेसफुली गिवन विथ एवरोलिमस, रिवारोक्साबैन, मिथोट्रिक्सेट एंड मिसोप्रोस्टॉल। तो इसका सही आंसर है डाइक्लोफेनेक हम लोग दे सकते हैं मिसोप्रोस्टॉल के साथ। मिसोप्रोस्टॉल इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, secretes HCO3 minus and also increases mucus का secretion। डाइक्लोफेनेक से आप लोगों को पता है कि डाइक्लोफेनेक से क्या होता है, तो अल्सर्स फॉर्म होते हैं। अब वो अल्सर्स फॉर्म ना हो जाए, म्यूकस लेयर जो है वो अच्छे से बना रहे, इसलिए हम लोग उसमें डालेंगे मिसोप्रोस्टॉल, जो कि एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिसोप्रोस्टॉल। चलते इस वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन के पास, वो है पेट्रोलेटम। पेट्रोलेटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन बेस, ओलिजिनस बेस, वाटर सॉल्यूबल बेस एंड वाटर रिमूवेबल बेस। पेट्रोलेटम जो है वो एब्जॉर्प्शन बेस तो नहीं होगा, पेट्रोलेटम है मतलब वो वाटर सॉल्यूबल भी नहीं है, और वाटर सॉल्यूबल नहीं है इसलिए वो फिर वाटर रिमूवेबल बेस भी नहीं होगा, मतलब वो ज़्यादा स्किन को अधर करेगा, इजीली वाटर से रिमूव ऑफ नहीं होगा। राइट, समझ रहे हो? पेट्रोलेटम एक ओलियोजिनस बेस है, पेट्रोलेटम एक ओलियोजिनस बेस है, ऑप्शन बी। चलते इस वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन के पास, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्व किए 281 से 290 10 क्वेश्चन विद अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस। आपका जीपैट एग्जाम होने तक ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर आते रहेंगे, सब्सक्राइब ठोको गाइज। लास्ट क्वेश्चन है, वाटर इन ऑयल WO टाइप इमल्शन बेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओके, ऑप्शंस आर ओलियोजिनस बेस, वाटर रिमूवेबल बेस, एब्जॉर्प्शन बेस एंड वाटर सल्यूबल बेस। गाइस यहाँ पे पूछा है कि वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस, मतलब वाटर इन ऑयल, ऑयल में वाटर है। ओके, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी किसका है, ऑयल का है, ऑयल का होने की वजह से वो होगा एब्जॉर्प्शन बेस बनेगा। समझ रहे हो आप लोग? अगर वाटर का कंटेंट ज़्यादा रहेगा, वाटर का फ्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, तो फिर वो इजीली रिमूव ऑफ होता है। जैसे कि हमने देखा है कि इजीली, मतलब नॉन वैक्सी जेल्स बनते हैं जिसमें वो इजीली वाटर से रिमूव ऑफ हो जाता है, पर ये वाटर इन ऑयल है, मतलब वाटर का अमाउंट कम है, ऑयल का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए वो आएगा एब्जॉर्प्शन बेस, ऑप्शन सी। तो दैट्स ऑल गाइज, हमने सॉल्व किए 10 क्वेश्चंस। अगर ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए आपको तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कीजिए हमारे वीडियोस, ताकि आप लोगों को और आपके दोस्तों को जीपैट क्वालिफाई होने में आसानी होगी। तो तब तक के लिए हम लोग यही कहेंगे कि वी बिलोंग्स टू जीपैट डिस्कशन कॉर्नर, जीपैट क्वालिफाई करना ही है।